हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कर रहे थे उसका पार्ट 1 पहले ही जा चुका है चैनल पे। उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था। आज ये पार्ट 2 है, इसमें हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और जो आगे आएंगी वीडियो उसमें हम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम लाइसोसोम्स वगैरह करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। पहले हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने स्टैंडर्ड बुक टोटोरा से लिया है ये डायग्राम। देखिए सबसे ऊपर, देखिए सबसे ऊपर ये आप वेसिकल्स के फॉर्म में देख रहे हैं। ये है ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से वेसिकल्स पिंच ऑफ होके जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सिस फेज है उससे आके मिलते हैं। जहाँ पर ये आके मिल रहे हैं ना वेसिकल्स, ये सिस फेज है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है और ये कॉन्वेक्स टाइप है, इसलिए इसको सिस फेज कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है उसको हम कॉनकेव फेज कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है ट्रांस फेज। ठीक है, ये आप याद रखें ये कौन सा सिस फेज है और कौन सा ट्रांस फेज है। अब आगे देखिए, इस जो बीच में हमने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, ये है सिस्टर्ने। ठीक है, और जो एंडिंग पे ये वेसिकल्स बन रहे हैं ये गोल्जी बॉडी से पिंच ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि जो वेसिकल्स है वहाँ से पिंच ऑफ हो जाते हैं, फिर यहाँ पर आकर उनमें प्रोसेसिंग होती है और यहाँ से भी सिक्रेट होके वो अपने टारगेट तक जाते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को दिखाने का मेरा पर्पज़ है कि आपको सिस और ट्रांसफेज में आपको समझा पाऊँ और कैसे ये वेसिकल्स यहाँ से पिंच ऑफ हो रहे हैं ये मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान से देखना है। अब ये है बहुत सी सिंपल डायग्राम जो मैंने NCERT 11th क्लास से लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टर्ने देख पा रहे हैं, आप ये वेसिकल्स देख पा रहे हैं, सिस एंड ट्रांस फेज देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम है जो आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अब पढ़ते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसको गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं या फिर गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसकी जो डिस्कवरी थी वो 1998 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? नर्व सेल में की गई थी। नर्व सेल किसकी? कैटिया, फिर कहीं पर ओवल भी दिया गया है। कैटिया ओवल की नर्व सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी हुई थी। और कौन सी नर्व सेल भी? कौन सी? पुरकेंजे सेल। ठीक है, पुरकेंजे सेल में इसकी डिस्कवरी हुई थी। जो पुरकेंजे फाइबर होते हैं वो हार्ट में होते हैं। ठीक है, लेकिन पुरकेंजे सेल, ये हम सेल के बारे में बातें कर रहे हैं, ये एक नर्व सेल है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्लांट्स में है जो गोल्जी बॉडी किस फॉर्म में होती है उनको डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल सिस्टर्ने होता है। ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो है इंट्रोडक्शन है, कैसे डिस्कवरी हुई या फिर इसके कौन कौन से नेम हैं। अब हम देखेंगे इसके अदर्स नेम ऑफ गोल्जी अपरेटस। इसके दूसरे क्या क्या जो है नेम्स हैं। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कौन सा सिक्रीशन कहाँ पर जाएगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है व्हीकल्स को डायरेक्ट करती है, ये भी जो है गोल्जी अपरेटस जो है वो भी चीज़ों को डायरेक्ट करता है कि वो कहाँ पर जाएंगी, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर इडियोसोम्स भी कहते हैं। इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, बेकर्स बॉडी भी कहते हैं। ये जो सारे नेम्स हैं ये गोल्जी अपरेटस के हैं। मैक्सिमम गोल्जी बॉडी कहाँ पर देखने को मिलती है? राइजोइडल सेल्स ऑफ कारा। कारा एक एल्गी है। ठीक है, उसकी राइजोइडल सेल्स में हमें मैक्सिमम गोल्जी बॉडी देखने को मिलती हैं। सिंथेसाइज्ड बाय SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं वेसिकल्स से। देखिए हमने पहले बताया है जो एंडोप्लाज्मिक दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER से वेसिकल्स निकलते हैं
वो सिस फेज से आके फ्यूज़ करते हैं गोल्जी बॉडी से, और वो फ्यूज़न करके गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। जो वेसिकल्स आते हैं वो इसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक तरफ से तो गोल्जी बॉडी पिंच ऑफ होती रहती है, अपने वेसिकल्स तोड़ती रहती है, और दूसरी साइड से यानी सिस साइड से फिर से वेसिकल्स इसमें फ्यूज़ होते रहते हैं और इसकी सिंथेसिस होती रहती है। ठीक है, ये इकलौता एक ऐसा ऑर्गनली है हमारे शरीर में जो कि पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी किस फॉर्म में? एक तो इसका सिस फेज है और एक इसका ट्रांस फेज है। सिस फेज को कॉन्वेक्स फेज कहते हैं और जो ट्रांस फेज है उसको कॉनकेव फेज कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि सिस फेज यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो समीप होता है, उसके पास होता है, उसको सिस फेज कहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है उसको ट्रांस फेज कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फेसिस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक सिस फेज है, एक ट्रांस फेज है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। सिस फेज को कॉन्वेक्स फेज कहते हैं और ट्रांस फेज को कॉनकेव फेज कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर इनकी है, एक तो कॉन्वेक्स जैसा दिखता है और एक कॉनकेव जैसा दिखता है, इसलिए एक कॉन्वेक्स फेज कहते हैं, एक को कॉनकेव फेज कहते हैं। जो सिस फेज है वो प्रोक्सिमल फेज है और ट्रांस फेज है जो वो डिस्टल फेज है। अब प्रोक्सिमल और डिस्टल में क्या डिफरेंस है? प्रोक्सिमल यानी पास में, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है उसको प्रोक्सिमल फेज कहते हैं, और जो डिस्टल यानी दूर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है जो, उसको डिस्टल फेज कहते हैं। जो सिस फेज है वो फॉर्मिंग फेज है, यानी यहाँ पर जो वेसिकल्स आके फ्यूज़ हो रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये फॉर्मिंग फेज है। और ट्रांस फेज है जो, वो मैच्योरिंग फेज है। ठीक है, यहाँ पे मैच्योरेशन होती है और वेसिकल्स यहाँ से टूट के प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं। ठीक है, ये जो सिस फेज है नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, लेकिन जो ट्रांस फेज है वो नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। सिस फेज में देखो सबसे नीचे, वेसिकल्स ऑफ ईआर फ्यूज विद सिस फेज। जो वेसिकल ऑफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल निकलते हैं, जो भी सिक्रीशन निकलती है वो सिस फेज से फ्यूज़ हो जाती है। लेकिन लाइसोसोम जो है, जो सिक्रीशन निकलती है वो प्राइमरी लाइसोसोम बनाती है, और वो कहाँ से पिंच ऑफ होती है? ट्रांस फेज से, और वो क्या बनाते हैं? लाइसोसोम बनाती है। ठीक है, एक तरफ आके वेसिकल फ्यूज़ हो रहे हैं, वो सिस फेज में फ्यूज़ हो रहे हैं, और जहाँ से वेसिकल निकल के प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं वो है ट्रांस फेज। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर क्या क्या कंपोनेंट है इसकी? गोल्जी सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी के 3 कंपोनेंट हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। गोल्जी सिस्टर्ने, ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। ये फॉर्म्ड बाय SER। जो सिस्टर्ने वो कहाँ किससे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो वेसिकल्स निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सिस फेज में आके फ्यूज़ हो जाते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं। सेपरेटेड बाय इंटरसिस्टर्नल स्पेस। जो सिस्टर्ने होते हैं खूब सारे, उनके बीच में स्पेस होता है और इनके द्वारा ये सेपरेटेड होते हैं, और उस स्पेस को बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, फिर है गोल्जी वेसिकल्स, प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्ने। जो सिस्टर्ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और दोनों एंड्स पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आप देखेंगे जिसके अंदर सिक्रीशंस भरी होती हैं। जो भी मटेरियल उसको जो है गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है, बाहर सिक्रीट करना है, वो भरा होता है, क्योंकि उसको ट्रांस फेज पे जाते जाते उसको पिंच ऑफ होना है ना, वहाँ से टूटना है ना, तो वो वहाँ पर एंड्स की तरफ जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, उनको गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। पिंच ऑफ फ्रॉम सिस्टर्ने एंड फॉर्म्स गोल्जी वैक्यूल्स।
यही आगे चल के वैक्यूल्स बनाते हैं। जब तक ये गोल्जी बॉडी के सिस्टर्न के ऊपर लगे हुए हैं, अटैच हैं, तब तक वो गोल्जी वेसिकल्स हैं। और जब वहाँ से वो डिटैच हो गई, वहाँ से अलग हो गए, तो वो क्या बन जाते हैं, गोल्जी वैक्यूल्स बन जाते हैं। ये डिफरेंस आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर है गोल्जी वैक्यूल्स फॉर्म्ड बाय गोल्जी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से ही बनते हैं गोल्जी वैक्यूल्स, क्योंकि जो है वेसिकल्स जो है सिस्टर्नी के एंड्स पे लगे होते हैं और वहाँ से ही पिंच ऑफ होके वैक्यूल्स बनते हैं। तो ये फॉर्म्ड बाय गोल्जी सिस्टर्नी। फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम व्हेन दे डिटैच्ड फ्रॉम ट्रांसफेज, ठीक है। ट्रांसफेज से डिटैचमेंट होती है इन वेसिकल्स की, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। और जब डिटैच हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये वैक्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं, ठीक है। जब तक गोल्जी बॉडी पे अटैच है वो वेसिकल्स हैं, और जब वहाँ से डिटैच हो गए वो वैक्यूल्स बन गई, और वैक्यूल्स ही प्राइमरी लाइसोसोम बनाएंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और काफ़ी सारी प्रोसेस में हेल्पफुल हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की फॉर्मेशन करती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिसाइकलिंग कैसे होती है, देखिए जो भी कोई सेल जब फैगोसाइटोसिस करती है, कोई भी बाहर से मटेरियल अंदर लेती है, तो पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो मटेरियल अटैच होता है और वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको इनक्लोज कर लेती है, उसको बंद कर लेती है और चारों तरफ उसके बाउंड्री बना देती है, मेम्ब्रेन बना देती है खुद की, ठीक है। फिर वहाँ से मेम्ब्रेन बन के वो पिंच ऑफ हो जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वहाँ से पिंच ऑफ हो जाती है, ठीक है। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटती रहती है, तो वो मटेरियल अंदर आ गया, ठीक है, लेयर में बंध के वो अंदर आ गया। लेकिन जो वेसिकल्स, जो वैक्यूल्स गोल्जी बॉडी से डिटैच हुए हैं, वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाते हैं अगर उनको बाहर जाना है, ठीक है। तो फ्यूज़ होके वो जहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटी वो फिर से रिसाइकल हो गई, ठीक है। तो इसी तरह गोल्जी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। फिर है फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम, जो वेसिकल्स यहाँ से डिटैच हुए थे, वैक्यूल्स बन गए थे, उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने बनाया था प्राइमरी लाइसोसोम। तो ठीक है, गोल्जी बॉडी किस चीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन की मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, प्रोटीन के साथ कुछ अलग अटैच करना है कुछ, या फिर कुछ वहाँ से रिमूव करना है, तो जो मॉडिफिकेशन में यही आते हैं। तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग में गोल्जी बॉडी हेल्पफुल है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, मटेरियल जो सिक्रीट करना उसकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन करवाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी अटैच हैं और लिपिड्स से तो वो बनी ही होती है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं उसके ऊपर ग्लूकोज की जो ग्लूकोज अटैच करवानी होती है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच करवानी होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन के ऊपर ग्लूकोज जब अटैच होती है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है, ठीक है। फिर है ग्लाइकोसाइडेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, जब लिपिड के ऊपर ग्लूकोज अटैच होती है तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाती है, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। देखिए इनको समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ पहले आती, जैसे ग्लाइको प्लस प्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। जो चीज़ पहले आई, ग्लाइको पहले आई यानी वो कम मात्रा में है, और प्रोटीन बाद में आई यानी वो ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। यानी प्रोटीन के ऊपर थोड़ा सा ग्लूकोज लगा हुआ है तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। एक टर्म आपने और सुनी है, प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है, यानी वहाँ पर प्रोटीन कम है और
ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी। जो वर्ड पहले आ गया, जैसे ग्लाइको पहले आ गया यानी वो थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट है, और प्रोटीन बाद में आया यानी वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर है फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं, जो एग के अंदर काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं उनको तोड़ने में और एग के साथ फ्यूज़ करने में हेल्प करते हैं एक्रोसोम। वो किस चीज़ से बने होते हैं? वो गोल्जी बॉडी से बने होते हैं। इट कैन स्टोर विटामिन सी। ये विटामिन सी को जो है विटामिन सी को स्टोर कर सकता है। मार्कर एंजाइम ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम कौन सा है? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंड मोनोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, ये 2 एंजाइम है इसके इम्पोर्टेंट। ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ठीक है। पार्ट 1 में हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स वगैरह होते हैं। तो पार्ट 1 में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया था, जो कि चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये कंटेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आपको वीडियोस जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।